कि आज हम आउटलुक की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से 2023 की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस पेशकश में अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। पंकज कपूर, फाउंडर एमडी लियासिस फोरास हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में, जहाँ पर 2023 में किस तरह से अब रियल एस्टेट की गाड़ी आगे बढ़ेगी, इस पर हम बात करते हैं। 2022 वाकई में एक ऐतिहासिक साल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आप देखिए सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों में हिस्टोरिकल लेवल आया है। हाईएस्ट एवर लॉन्चेस दिखाई दिए। हम जो 60 सिटीज का डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें करीब 4 लाख यूनिट का न्यू लॉन्चेस हुआ है और करीब 4,20,000 यूनिट की सेल हुई है। जो पिछले साल से भी अगर हम देखें तो जो प्रीवियस पीक से भी कुछ 17% ऊपर है। और सीक्वेंशली भी ग्रोथ दिखाई दे रही है और एक हाईएस्ट पीक भी आया है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी थी मार्केट में और ड्यूरिंग दिस पीरियड एक वेव चल रही थी। आज भी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, बिल्डर्स बेचना चाहते हैं, तो स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स है, उसको देखते हुए वॉल्यूम स्टडली चलते रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सीक्वेंशली हमने देखा सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दिया था 2% का, जो पिछले 1 या 2 महीने के अंदर वापस से रिवाइवल हमें दिख रहा है। और मेरे हिसाब से ये ईयर जो है वो हाईएस्ट एवर पे क्लॉक करेगा। और उसके साथ साथ जो आउटलुक 23 का भी है वो भी रोबस्ट है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्पाइट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए, लेकिन आज भी अफोर्डेबिलिटी इज हायर देन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस। तो अगर आप इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी को मैप करते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं, तो आज भी वो हायर है। और यही कारण है कि मार्केट में डिमांड जो है वो कंटिन्यूअस है डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस। सो ये कंटिन्यू रहने वाला है, स्पेशली रेजिडेंशियल मार्केट में। और बारीकी में जाएंगे हम पंकज जी इसको लेकर, लेकिन उससे पहले मैं ट्रेंड्स आपसे 2023 के पूछूं, जो कि आपने कहा कि रेजिडेंशियल के लिए बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूं कि आप 2022 के कुछ ट्रेंड्स हमें हाईलाइट करें, जो आगे बढ़ेंगे 2023 में या ना बढ़ेंगे। देखिए, सेल्स बढ़ेगी, और आपकी न्यू लॉन्चेस भी बढ़ेंगे, तो इसके हिसाब से टोटल ओवरऑल अनसोल्ड और सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन ये एक जो ट्रेंड होता है, ये एक बायर्स मार्केट को की तरफ रुझान करता है। तो बिल्डर्स जो हैं वो बाध्य रहेंगे कि इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ करें, तो वो इंसेंटिव्स और ऑफर देंगे। और इसके क्योंकि न्यू लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, तो इसके लिए प्राइस में जो राइज है वो बड़ी मॉडरेट रहेगी। आज के दिन अगर आप पिछले 1 साल और 2 साल के अंदर भी देखिए तो हालांकि 2016 से 2021 तक में प्राइसेस बिल्कुल स्टैग्नेंट रहे और थोड़ा बहुत करेक्शन हमें कुछ एक ज्योग्राफीज में दिखाई दिया। उसके बाद कुछ 3 से 5% या 6% की ग्रोथ हमें वाई लेवल पे 2022 में दिखाई दी। और वो अगर आप इन्फ्लेशन का एडजस्ट करेंगे तो वो नॉमिनल ग्रोथ है, और वर्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। तो आई थिंक इसी तरीके की प्राइस में ग्रोथ जो है आपकी थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी। ओनली सेलेक्टेड डेवलपर जिनके पास रेडी इन्वेंट्री है और जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटीज है वही कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर जो मार्केट में हैं, उनके पास कस्टमर एडवांसेस के अलावा दूसरे एवेन्यूज ऑल्टरनेटिव फंडिंग के बहुत ही कम हो गए हैं। उसके रहते हुए वो वॉल्यूम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आने वाला जो समय दिख रहा है पिछले रुझान के हिसाब से, उसमें भी आपको हाई वॉल्यूम्स होते हुए दिखाई देंगे और हाई इन्वेंट्री भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बड़ी पाइपलाइन है और न्यू लॉन्चेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं कुछ चुनिंदा पॉकेट्स की बात करूँ जो आपने देखा कि आउटशाइन हुए 2022 में, क्या वही पॉकेट्स आपको लगता है कि अग्रेसिव रहेंगे और पॉपुलर रहेंगे 2023 में भी? अगर चुनिंदा राज्य जो आपके लिए शायद एक नए उभरते हुए राज्य के तौर पर दिखाई दिए, जहाँ पर डिमांड अचानक से आती हुई आपने देखी, वो ऐसे कौन से राज्य थे और क्या वो 2023 में भी आपको दिखाई देंगे डिमांड के लिहाज से बढ़ते हुए?
देखिए, जो टॉप 8 सिटीज हैं जिसके अंदर एमएमआर हो गया, पूना हो गया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी और सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स दिखाई दिए। मुंबई में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर देख लीजिए तो प्राइमरी मार्केट के अंदर करीब साल की करीब 65,000 से 70,000 यूनिट की सेल्स दिखाई दी। पूना के अंदर भी हिस्टोरिकल हाईएस्ट लेवल दिखाई दिए। इसके अलावा आपके अहमदाबाद मार्केट, हैदराबाद मार्केट में भी वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। ग्रोथ जो है आपको पेंडेमिक के बाद जो है वो आपको बैंगलोर में दिखाई दी, लेकिन बैंगलोर में न्यू सप्लाई बहुत ही लिमिटेड थी, तो इसके लिए वो जो प्रीवियस पीक तक नहीं पहुंचा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू जो हम देखते हैं कि इन्वेंट्री ओवरहैंग सबसे कम जो है इस वक्त बैंगलोर में, तो बैंगलोर मार्केट भी है। तो ओवरऑल सारी ज्योग्राफीज में आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दी। जहां पे थोड़ा सा जिस ज्योग्राफी ने डिसअपॉइंट किया वो चेन्नई था, एंड थोड़े हद तक कैलकाटा दिखाई दिया, जहां पे उस लेवल की ग्रोथ नहीं हुई जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि बाकी दूसरे शहरों में हुई है, और उस तरीके की ग्रोथ दिखाई दे। इसके अलावा कुछ एक टायर 2 सिटीज हैं जहाँ पे भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं। इसमें आपके पास गुजरात के कुछ शहर हैं, जैसे राजकोट हुई, सूरत हुई, इंदौर हुआ आपका मध्य प्रदेश का, एंड देन नागपुर महाराष्ट्र में, नासिक, जयपुर, एंड थोड़े हद तक आप देख लीजिए तो चंडीगढ़ यहाँ पे भी हुआ। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी सप्लाई जो है वो अभी भी, जो नोएडा का जो सेक्शन है जो सबसे लार्जेस्ट सप्लायर था मार्केट में पिछले 3 से 4 और 5 से 6 साल, उसमें बहुत सारी सप्लाई स्टॉल्ड होने की वजह से आज एनसीआर में जो मार्केटेबल सप्लाई है वो बड़ी लिमिटेड हो गई। इसके लिए भी एनसीआर मार्केट जो है अपने प्रीवियस पीक के लेवल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि आप बेचते तब हैं जब आपके पास सप्लाई होती है, और वॉल्यूम्स तब आते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत लिमिटेड हो गए, सप्लाई बहुत कम हो गई वहाँ पे, तो इसके लिए वॉल्यूम्स भी कम है रिलेटिव ऑर्डर में। तो एनसीआर इस वक्त अगर हम देखें तो टॉप 8 सिटीज में चौथे नंबर पे आता है, हालांकि एक वक्त पे वो पहले और दूसरे नंबर पे रहता था। तो मुंबई का एक अपना स्थान है, वो अच्छा कर रहा है, पूना अच्छा कर रहा है, हैदराबाद अच्छा कर रहा है। हैदराबाद में आपकी प्राइस ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखाई दी है पिछले एक डिकेड के अंदर, उसके बाद आपके पास अहमदाबाद है, और मुंबई में लीस्ट प्राइस ग्रोथ है क्योंकि प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, इसके लिए अफोर्डेबिलिटी बेटर है और यही कारण है वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तीसरा एनसीआर में भी, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई जो है वो स्टक अप है, तो जो मार्केटेबल सप्लाई बहुत लिमिटेड होने की वजह से भी वहां पे आपको करीब 10% की ग्रोथ हमें प्रॉपर्टी प्राइसेस में दिखाई दी। तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव है मार्केट में। मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड यही सारी ज्योग्राफीज में ग्रोथ आपको कंटिन्यूअस होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि प्राइस ग्रोथ हैदराबाद में थोड़ी सी म्यूटेड रहे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी अप्रिशिएट हो चुका है। बट कुछ मार्केट लाइक चेन्नई है, बैंगलोर है, बैंगलोर में आप, मुझे लग रहा है कि न्यू सप्लाई बहुत आएगी। मुंबई कंटिन्यूअसली, मुंबई के अंदर इस वक्त लार्जेस्ट इन्वेंट्री है, करीब 3,44,000 यूनिट की इन्वेंट्री हो गई, और जिस तरीके का फ्लो लग रहा है रीडेवलपमेंट और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का, तो ये सप्लाई आगे चलते हुए और बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। पूना में भी सप्लाई मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये, और यही कारण है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि जब तक सप्लाई बढ़ती रहेगी तब तक ये बायर्स मार्केट रहेगा। प्राइस थोड़े म्यूटेड रहेंगे लेकिन वॉल्यूम्स आपके बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आपने कहा कि 2023 अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन जिस स्लो डाउन की हम बात कर रहे हैं, और देखिए अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें थोड़ी सी और बढ़ने का प्लान है। हालांकि हो सकता है सीमित बढ़े, लेकिन कुछ तिमाहियों तक हम इन्हें बढ़ती हुई देखेंगे। क्या इसका पिंच आपको लगता है कि घर खरीदारों पर महसूस होगा? और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने कहा कि मॉडरेट प्राइस हाइक होगी प्रॉपर्टीज़ की भी, तो महंगाई कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम घर खरीदारों के लिहाज से समझना चाहें तो। पंकज जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल यही कारण है कि हालांकि बिल्डर्स से अगर आप बात कीजिए तो इस पीरियड में उनकी इनपुट कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई, लेकिन आप पिछले एक साल के अंदर देखिए तो प्राइस ग्रोथ बहुत लिमिटेड रही, और यही कारण है
कि काफ़ी बिल्डर्स जो हैं वो इंक्रीज इन कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बायर तक पास ऑन नहीं कर रहे हैं, और ये शायद आगे चलता रहेगा। काफ़ी सारी जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें स्कीम्स दे रहे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हुई है, वो बिल्डर खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक वो ऑफर्स और वो इंसेंटिव्स चलते रहेंगे। और मेरे हिसाब से जो अब मैं देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट आई थिंक अपने पीक पोजीशन तक पहुंच गया है। हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ोतरी हुई तो वो कुछ 25 से 30 बेसिस पॉइंट होगी, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का इन्फ्लेशन का आउटलुक है शायद ये अरेस्ट होगा, और फिर हम हो सकता है कि इससे ऊपर 9% से ऊपर मैं नहीं देखता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो जाएंगे। तो जब तक इस लेवल पे रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। कुछ एक सेगमेंट हैं जो स्पेशली जो अफोर्डेबल है, और जो EWS हाउसेस हैं जहाँ पे EMI का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़े फेंसिटर्स जो हैं वो अपना उनकी एलिजिबिलिटी अगर कम होती है तो मार्केट में शायद उस सेगमेंट में 4 से 5% का डिक्लाइन होता हुआ आपको दिखाई देगा। बट उसके अलावा अगर बिल्डर्स उसमें कोई और उस इंक्रीज को जो है वो खुद एब्जॉर्ब करते रहें तो शायद वॉल्यूम कंटिन्यू करेगा। बट अदर सेगमेंट में, मिड सेगमेंट और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और ये 3 सेगमेंट जो है करीब बिल्डर मार्केट का टोटल 70-75-80% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इम्पैक्ट मुझे कुछ 20 से 25% ऑफ सेगमेंट पे लग रहा है। बाकी जो लार्जर टिकट साइज का सेगमेंट है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा पंकज जी, हमने कमर्शियल सेगमेंट की बात नहीं की है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास रुझान डिमांड में, या आपको लगता है कि ये म्यूटेड ही रहेगा ओवरऑल? मेरे हिसाब से तो कमर्शियल, हालांकि कुछ एक रीसेंट रिपोर्ट्स और कुछ आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा हूँ आईपीसीज के, वो जो बोल रहे हैं कि एक हिस्टोरिक लेवल पे कमर्शियल में एब्जॉर्प्शन, वो भी ग्रॉस एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेटा के हिसाब से आज भी हमारा कमर्शियल एब्जॉर्प्शन जो है प्री कोविड लेवल का ओनली 70% ही है, नेट टू नेट। सो और जिस तरीके का ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि कमर्शियल मैक्रो इकोनॉमिक से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो अगर आपके पास आईटी के अंदर रिक्रूटमेंट कम होते हैं, आपके पास स्टार्टअप्स में ले ऑफ्स बढ़ते हैं, आपके पास ग्लोबल इकोनॉमिक होता है, यूएस यूरोप में रिसेशन की बात होती है, चाइना पे भी इम्पैक्ट होता है, तो मुझे लगता है कि कमर्शियल में स्ट्रेस है, और कमर्शियल में जितना भी कोविड और इकोनॉमिक रिलेटेड स्ट्रेस होगा मार्केट में उतना ज़्यादा कमर्शियल पे इम्पैक्ट रहेगा। और आज भी हम जिस तरीके का रेजिडेंशियल में हमने अपटेक देखा, और हमने जिस तरीके के नए एक शिखर होते हुए देखे, जिस तरीके की सेल्स होती हुई देखी, वो हमें कमर्शियल में नहीं दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है कि कमर्शियल स्पेशली ऑफिस सेगमेंट जो है वो स्ट्रेस में रहेगा। मे बी कुछ न्यू पॉकेट्स जो हैं वो इमर्ज आए जहाँ पे क्योंकि ये इकोनॉमिक डिफ्यूजन का एक सिनेरियो आया कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम टाउन चालू हुआ, तो इसके लिए कुछ स्मॉलर सिटीज़ में आपकी कमर्शियल ऑफिस की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। बट जो लार्ज सिटीज़ हैं और लार्ज मार्केट थे कमर्शियल के, वहाँ पे आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और हमें दिख भी रहा है वैकेंसीज लेवल जो है प्री कोविड के अगेंस्ट में अभी भी ज़्यादा हैं, और जो सप्लाई का फ्लो है वो भी ऑन गोइंग है। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई बढ़ती रहेगी और वैकेंसीज बढ़ती रहेंगी। अगर वैकेंसीज कम नहीं हुई तो रेंटल पे इम्पैक्ट आएगा, और मुझे लग रहा है कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होती और अगर ग्लोबल इकोनॉमिक के ये पर्सपेक्टिव अगर बने रहे और इस तरीके का आउटलुक रहा, तो कमर्शियल ऑफिस पे गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट रहेगा। और कमर्शियल में हमेशा एक लॉन्ग रन इम्पैक्ट रहता है। लेमन ब्रदर की क्राइसिस के बाद भी फ्रॉम 2008 से लेके 2012 तक कमर्शियल मार्केट कंप्लीटली स्ट्रेस में रहा था, कोई सप्लाई नहीं आई थी, वॉल्यूम्स बहुत ही सबड्यूड थे, एंड जबकि तब इंडिया वाज नॉट मच इम्पैक्टेड। आज तो हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं,
बट मुझे लग रहा है कि एक कमर्शियल में रिकवरी आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर हमारे सामने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए, इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे और साथ ही आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल हमारे इस शो पर पूछ सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देने हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए और हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।